एक चीख के साथ अक्षरा अचानक नींद से जाग गई। अक्षरा की माँ बुरी तरह से घबराते हुए बोली, क्या हुआ बेटी? क्या कोई भयानक सपना देखा? मैंने सपने में एक अजीब दृश्य देखा माँ। कैसा दृश्य बेटी? माँ, मैंने देखा कि चंद्रमा का रंग बिल्कुल रक्त की तरह लाल हो गया है और मैंने एक बहुत विचित्र और भयानक दिखने वाली औरत भी देखी, जिसके भयानक शरीर के ऊपर चंद्रमा की लाल किरणें पड़ रही थी। अक्षरा की बात सुनकर अक्षरा की माँ गंभीरता से बोली, बेटी, कल चंद्र ग्रहण की रात है और इस रात में लड़कियों को अपने घर में ही रहना चाहिए। तुम कल घर से बाहर मत निकलना। अपनी माँ की बात सुनकर अक्षरा दोबारा सो गई। अगले दिन अक्षरा दोपहर का खाना खाने जा रही थी कि अचानक तभी उसके सारे दोस्त वहां पर आ गए। ये क्या अक्षरा, हमें लगा कि तुम तैयार हो गई होगी, मगर तुम तो आराम से दोपहर का लंच करने में लगी हुई हो। आखिर तुम दोनों कहना क्या चाहती हो? अरे, तुम भी बहुत बड़े भुलक्कड़ हो अक्षरा। भूल गई, आज वरिशा की जन्मदिन की पार्टी है और हम सब लोगों को इनवाइट किया गया है। चलना नहीं है क्या? तभी मुस्कुराता हुआ सुमित अक्षरा की ओर देखकर बोला, अक्षरा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वरिशा का घर शहर की आबादी से दूर घने जंगल में पड़ता है। हमें वहां पर पहुंचने में ही 2 घंटे लग जाएंगे, इसीलिए तुम अभी से तैयार हो जाओ। सुमित की बात सुनकर अक्षरा की माँ चौंकते हुए बोली, कहीं तुम उस फ्रेंड की बात तो नहीं कर रहे जो शिमला से 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से टाउन में रहती है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी। अक्षरा की माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें छलकने लगी। क्या हुआ आंटी, आप इतनी परेशान क्यों हो गई? देखो, आज की रात चंद्र ग्रहण की रात है। तुम सारे दोस्त शाम से पहले किसी भी कीमत पर वहां से निकल जाना। वैसे तो मैं अक्षरा को जाने से मना कर देती, लेकिन तुम सारे दोस्त यहाँ तक आए हो, इसीलिए मैं तुम सबको निराश नहीं करना चाहती। अक्षरा की माँ की बात पर किसी भी दोस्त ने ध्यान नहीं दिया। अक्षरा भी अपने कल के सपने को भूल चुकी थी। वो तैयार होकर एक कार में सीधे वरिशा के घर की ओर चल दिए। 2 घंटे के बाद वो सब वरिशा के घर पर खड़े थे, मगर शाम से पहले अक्षरा अपने दोस्तों से बोली, तुम सबको माँ की बात याद तो है ना? माँ ने कहा था कि शाम से पहले घर आ जाना। तुम भी ना अक्षरा, अपनी माँ की बात को इतना सीरियसली ले गई। कहीं तुम्हारी माँ उस दंत कथा पर तो यकीन नहीं करती, जिस पर इस टाउन के सभी लोग भी आंख बंद करके यकीन करते हैं? तुम कहना क्या चाहती हो? आज रात चंद्र ग्रहण की रात है। कहते हैं कि आज रात चंद्रमा रक्त की तरह लाल हो जाएगा और ऐसा हर 33 साल के बाद होता है। कहते हैं कि हर 33 साल के बाद रक्त चंद्रमा की रात में एक शैतान निकलता है, जो ना तो स्त्री है और ना ही पुरुष है। कहते हैं कि वो हर रूप लेने में सक्षम है। अगर उसके सामने कोई भी जिंदा इंसान आ जाए तो फिर वो सुबह नहीं देखता। तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम इन सब बातों पर यकीन करती हो। विश्वास तो नहीं करती, लेकिन अगर सारे टाउन के लोग आज की ब्लड मून की रात में इतना डर जाते हैं तो कुछ तो बात होगी। कोई बात नहीं होगी, ये सब अंधविश्वास भरी बातें हैं। मैं इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। रात के 10 बज चुके थे। अक्षरा घबराते हुए अपने सारे दोस्तों से बोली, ओह माय गॉड, रात के 10 बज चुके हैं और मेरे मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई है। माँ बार बार फोन कर रही होंगी। मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए। अक्षरा की बात सुनकर सभी दोस्त घर के बाहर आ गए और अपनी कार में बैठ गए। ललित गुनगुनाता हुआ कार को तेज स्पीड से ड्राइव करने लगा। कार मुश्किल से 5 किलोमीटर ही चली थी कि तभी एक झटका देते हुए रुक गई। क्या हुआ? तुमने कार क्यों रोक दी ललित? कार रोकी नहीं बल्कि रुक गई है। कहीं ये कार उस डेविल ने तो खराब नहीं कर दी जिसकी कहानी अभी 2 घंटे से हम सुन रहे थे?
कावेरी बस करो, देखो ना अक्षरा का डर के मारे बुरा हाल है। सारे दोस्त कार से बाहर निकल आए और कार से बाहर निकलते ही कावेरी उस जंगल को देखते हुए बोली, ओह माय गॉड, यहाँ पर तो अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। इस सन्नाटे में तुमने एक बात नोट नहीं की कावेरी? एक भी जंगली जानवर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा और ना ही किसी जानवर की आवाज आ रही है। अक्षरा की बात पर सौम्या बुरी तरह से चौंकते हुए बोली, बात तो तुम्हारी सही है अक्षरा, वरना आधी रात के समय कोई ना कोई जंगली जानवर तो नजर आ ही जाता है। ललित सुमित की ओर देखकर बोला, अब यहाँ पर खड़े खड़े लड़कियों की बातें सुनता रहेगा या फिर मेरी मदद भी करेगा? सुमित और ललित कार का बोनट खोलकर उसमें खराबी ढूंढने का प्रयास करने लगे। तभी अचानक उन सबके कानों में कावेरी की चीख टकराई। क्या हुआ कावेरी? पता नहीं, अभी कुछ सेकंड्स पहले तो मेरे बगल में खड़ी थी, अब नजर भी नहीं आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दंत कथा में कुछ सच्चाई हो? अचानक कावेरी की हंसी उन सबके कानों में टकराई। कावेरी एक पेड़ के पीछे से मुस्कुराती हुई बाहर आ गई। मैं तो तुम सब लोगों को डरा रही थी और तुम सब तो वाकई में डरपोक निकले यार। बकवास बंद करो कावेरी, तुम्हें पता है कि हम सब कितना डर गए थे और तुम अचानक से गायब हो गई थी। बुद्धू, तुम सबकी नजर बचाकर मैं इस पेड़ के पीछे छिप गई थी। अच्छा सुनो, देखो ना कितनी अच्छी हवा चल रही है। मैं यहाँ पर एक ऐसा घर भी जानती हूँ जो वर्षों से वीरान पड़ा हुआ है। तुम लोग चाहो तो मेरे साथ वहाँ पर चल सकते हो। लेकिन तुमने इससे पहले तो कभी ये बात बताई नहीं। अरे यार, मुझे कुछ देर पहले ही ध्यान आया। मुझे लगता है कि हमारी कावेरी की बात मानने में ही भलाई है, क्योंकि कार का इंजन गर्म हो गया है। हो सकता है कि उस घर में हमें पानी मिल जाए। वो सभी लोग कावेरी की बात से सहमत हो गए। कुछ ही देर में कावेरी उन सबको एक खंडहर के सामने ले गई। तुमने तो कहा था कि यहाँ पर कोई घर बना हुआ है, लेकिन ये तो खंडहर है। घने जंगल में बने हुए खंडहर को घर ही बोला जाता है। चलो अंदर चलते हैं। तभी किसी औरत की दिल दहला देने वाली चीख उन सबके कानों में टकराई। अचानक एक काले धुएं का भयंकर बवंडर उठा। उस भयंकर बवंडर ने सौम्या और अक्षरा को अपनी चपेट में ले लिया। वो दोनों उस बवंडर में बुरी तरह घूमने लगी। अचानक बवंडर शांत हो गया। सौम्या और अक्षरा की जली हुई लाशें सभी दोस्तों के सामने पड़ी हुई थी। आखिर ये सब हो कैसे गया सुमित? क्या था ये? पता नहीं ये सब कुछ कैसे हुआ और कावेरी भी गायब है। कहीं उस बवंडर ने कावेरी को भी अपनी चपेट में तो नहीं ले लिया? नहीं, बवंडर में सिर्फ सौम्या और अक्षरा थी। ललित, हमें अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहिए। मुझे अब पूरा विश्वास हो गया है कि वो दंत कथा सही थी। वो देख ललित, चंद्रमा का रंग बिल्कुल रक्त की तरह लाल हो गया है और ये अभी कुछ सेकंड पहले ही हुआ है। इसके होते ही अचानक से ये बवंडर उठा और हमारी आंखों के सामने हमारी दोनों दोस्त मारी गई। इससे पहले कि हम दोनों की जान भी चली जाए, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन कावेरी, सुमित ने इस बार ललित की कोई भी बात नहीं सुनी और वो बुरी तरह से जंगल के अंदर की ओर दौड़ने लगा। ललित भी कांपता हुआ उसके पीछे भागने लगा। तभी उन दोनों के कानों में कावेरी की दर्द भरी आवाज टकराई। ललित और सुमित ने जैसे ही देखा तो ठीक एक पेड़ के नीचे कावेरी डरी हुई खड़ी थी। तुम यहाँ पर कैसे पहुंची कावेरी? जल्दी से हमारे पीछे आओ। नहीं सुमित, तुम जल्दी से यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ललित और सुमित कावेरी की ओर पहुंचने ही वाले थे कि तभी उन दोनों के कानों में किसी बूढ़ी औरत की आवाज टकराई। उसके पास जाने की गलती भी मत कर देना तुम दोनों। वो तुम्हारी दोस्त कावेरी नहीं, बल्कि वो शैतान है जो हर 33 साल बाद ब्लड मून की रात में निकलता है। ललित और सुमित ने देखा तो झाड़ियों में एक बूढ़ी औरत गुस्से में खड़ी थी और उन दोनों को देख रही थी।
मैंने अभी अपनी आंखों से 2 लड़कियों की भयानक मौत को देखा। अगर तुमने उसके पास जाने की गलती की तो वही अंजाम तुम्हारा भी होगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो मेरी दोस्त है। मूर्खों, तुम्हें सामने जो लड़की खड़ी दिखाई दे रही है वो तुम्हारी दोस्त नहीं बल्कि शैतान है। कहते हैं कि हजारों साल पहले इस इलाके में भयंकर सूखा पड़ा था और इस इलाके के लोगों ने ईश्वर की पूजा को छोड़कर शैतान की पूजा करनी प्रारंभ कर दी थी। शैतान उन सब के सामने एक काले रंग के बवंडर के रूप में आया था। उसकी पूजा के बाद इस सारे इलाके में हरियाली तो छा गई, लेकिन अकाल मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। एक साधु ने ईश्वर की शक्ति से उस शैतान को उस खंडहर के अंदर कैद कर दिया, मगर जब भी 33 साल के बाद रक्त चंद्रमा की रात आती है, उसकी शक्तियां फिर से जीवित हो जाती हैं और वो शैतान उस रात इस इलाके से गुजरने वाले सभी इंसानों को मौत के घाट उतार देता है। इतना कहकर वो औरत बड़ी तेजी से वहां से चली गई। ललित और सुमित कावेरी के पास दौड़ते हुए चले गए। अचानक कावेरी बुरी तरह से कांपने लगी और कुछ ही सेकंड में वो एक भयानक चमगादड़ में परिवर्तित हो गई। ये देखकर ललित के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। कौन हो तुम? तुम्हारी दोस्त तो उसी वक्त मर चुकी थी जिस वक्त वो पहली बार चीखी थी। मैं पिछले 33 साल से प्यासा हूँ। इतना कहकर भयानक चमगादड़ गायब हो गया और फिर से वही बवंडर उठा और ललित और सुमित उस बवंडर में घूमते हुए बुरी तरह से झुलस गए और एक दिल दहला देने वाली चीख उस जंगल के सन्नाटे को चीर गई। ये कहानी हरदोई गांव की है, जहां रोज एक बकरा चोरी होने की खबर मिलती है। पूरे गांव के किसी न किसी घर से हर दिन एक बकरा चोरी होता है। चोरी का इल्जाम गांव वाले एक दूसरे पर लगाकर आपस में लड़कर संतुष्ट और शांत हो जाते हैं। आज भी एक बकरा चोरी हुआ है, इसलिए आज भी 2 पड़ोसियों के बीच झगड़ा जरूरी है। सुंदर का बकरा चोरी हुआ है, उसे सोहन पर शक है। दोनों में झगड़ा होता है। मेरा बकरा तुमने ही चुराया है। तुम झूठा इल्जाम लगा रहे हो। चोर कभी नहीं कहता कि उसने चोरी की है। मुझे चोर मत पुकारो वरना अच्छा नहीं होगा। एक तो चोरी, उस पर सीना जोरी। क्या करोगे तुम मेरा? तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगा। तुम्हारे मुंह तोड़ जवाब से पहले मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। कहकर सुंदर सोहन पर झपटता है। दोनों में हाथापाई होती है। पड़ोस के 1-2 लोग आकर बीच बचाव करते हैं। अरे तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? इस नूरा कुश्ती का कारण क्या है? कुछ तो बताओ। इसने मेरा बकरा चुराया है। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। इसका मतलब आज फिर गांव में बकरा चोरी हुआ है। अरे भाई, ये तो हमारे गांव की रोज की कहानी हो गई है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा बकरा चाहिए। मैं तुम्हारा बकरा कहां से लाकर दूं? तभी मौलवी साहब वहां आकर कहते हैं, अरे मियाँ, तुम्हारा बकरा मैं ला कर दूंगा। सब लोग मौलवी को देखते हैं। मौलवी साहब आप? हाँ भाई, अच्छा हुआ जो मैं वक्त पर आ गया, वरना ये आपस में लड़कर अपना सर फोड़ लेते। मौलवी साहब, मेरा बकरा चोरी हुआ है। जानता हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। क्या मेरा बकरा मिल गया? हाँ, मिल जाएगा। तुम घर आकर मुझसे तावीज ले जाना। ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ। कल कल्लू का बकरा चोरी हुआ था, उसे तावीज देने जाना है। मौलवी चले जाते हैं। देखो, मौलवी साहब ने कितनी आसानी से झगड़ा सुलझा दिया। आज तुम जाकर तावीज ले लेना, कल तुम्हारा बकरा मिल जाएगा। मौलवी साहब कल्लू को तावीज देकर कहते हैं, कल्लू, ये 2 तावीज हैं। एक को बड़े से पत्थर के नीचे दबा दो
और दूसरा तावीज किसी पेड़ पर लटका दो। मौलवी साहब मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन मेरा बकरा कब तक आ जाएगा? 1-2 दिन तो लग ही जाएगा ना। पता नहीं बकरा कितनी दूर निकल गया हो। मेरा बकरा अपनी मर्जी से नहीं भागा। तो क्या कोई बकरी उसे भगा ले गई है? कहकर हंसते हैं। मेरे बकरे की जान पर बनी है और आपको मजाक सूझ रहा है। मैं चलता हूँ, मुझे और भी लोगों को ताबीज देना है। हाँ, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना, और बकरा मिल जाए तो घर पर मिठाई पहुंचा देना। ये कहकर मौलवी साहब निकल जाते हैं। मेरा बकरा कहाँ होगा, किस हाल में होगा? कुछ दिनों से मौलवी साहब का यही काम है। वो घर घर जाकर तावीज बांट रहे हैं, क्योंकि इस गांव में बहुत से घरों से बकरा चोरी हुआ है। मौलवी साहब अपना काम कर रहे हैं तो गांव के सरपंच भी इस समस्या से परेशान हैं। वो अपनी परेशानी की शिकायत पुलिस से करते हैं। सरपंच और इंस्पेक्टर के बीच इस विषय पर चर्चा होती है। सरपंच जी, मुझे तो आपकी शिकायत लिखते हुए शर्म आ रही है। इसमें शर्म की क्या बात है इंस्पेक्टर? हम पुलिस वालों के पास जो काम है वही तो पूरे नहीं होते, और आप बकरा चोरी की शिकायत कर रहे हैं। बकरा चोरी हुआ है तो शिकायत नहीं करेंगे? अरे सरपंच जी, आप तो नाराज हो गए। मेरा मतलब ये गांव की छोटी सी समस्या है, आपस में ही सुलझा लीजिए। अब तक 100 से ज्यादा बकरे चोरी हो चुके हैं। अब ये समस्या गांव की नहीं रही है, कुछ दिनों में नेशनल इंटरनेशनल खबर बन जाएगी। अच्छा ठीक है सरपंच जी, मैं आपकी शिकायत लिख लेता हूँ और बकरों की छानबीन शुरू करवाता हूँ। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर कुछ सोचने लगता है। आंख से काजल चुराने की कहावत हरदोई गांव में सार्थक होती दिखती है, क्योंकि यहाँ लाख पहरे के बाद भी हर रोज एक बकरा चोरी हो रहा है। गांव वाले रात में जागकर और दिन में पहरा देकर थक गए हैं, लेकिन बकरा चुराने वाला चोर नहीं थका। आज तो गजब हो गया। मौलवी साहब के घर में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि बकरा चोर ने उनके घर में भी हाथ साफ कर दिया। गांव के लोग चौपाल में बैठे इसी विषय पर चर्चा करते हैं। भाई गजब हो गया, चोर ने तो मौलवी साहब का घर भी नहीं छोड़ा। अब मौलवी साहब किससे तावीज लेंगे? भाई बात मजाक की नहीं है, पानी अब सर के ऊपर होता जा रहा है। अब हम कर भी क्या सकते हैं? मौलवी साहब तावीज देकर थक गए, सरपंच जी पुलिस में शिकायत कर चुके, और हम सब रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिलहाल तो निराशा ही हाथ लगी है, बकरा नहीं मिला। रोज रोज बकरा चोरी होने से अच्छा है हम गांव वाले इकट्ठा ही बकरे को बेच दें। ये ठीक है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। नहीं भाई, इस समस्या को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। हाँ, मौलवी साहब को ही कुछ करना होगा, तभी यह बकरा चोर पकड़ा जाएगा। सब उसकी बात से सहमत होते हैं। मौलवी साहब समझ जाते हैं कि मामला चोर सिपाही का नहीं बल्कि भूत प्रेत का है, इसलिए वो एक रात का वजीफा करते हैं। इस वजीफे के जरिए वो उस भूतिया कसाई को सामने लाना चाहते हैं, जिससे गांव वाले उसकी सच्चाई जान लें। गांव वाले भी मौलवी साहब की मदद करते हुए उनके आसपास सतर्क होकर छुप जाते हैं। मौलवी साहब का वजीफा शुरू होता है। भूतिया कसाई इस वजीफे से अनजान बकरा चोरी के लिए गांव में आता है। भूतिया कसाई एक सड़क पर प्रकट होता है, इधर उधर देखता है। गांव की सुनसान सड़क पर उसे एक बकरा टहलता हुआ दिखाई देता है। अरे वाह, आज मैं किस भूतनी का मुंह देख कर निकला था, जो गांव में आते ही बकरा मिल गया। अच्छा है, आज किसी के घर बकरा चोरी नहीं होगा। कसाई बकरे के पास जाता है और बकरे को पकड़ना चाहता है। बकरा उसे सींग मारता है। आखिर में वो बकरे को पकड़ लेता है। जैसे ही वो बकरे को पकड़ लेता है, बिजली जैसा करंट निकलता है और भूतिया कसाई उसमें चिपक जाता है।
जैसे ही चिपकता है बकरा चिल्लाने लगता है। बकरे की आवाज सुनकर गांव के लोग अलर्ट होकर सामने आते हैं। मौलवी साहब भी अपना वजीफा छोड़कर बकरे के पास आते हैं। सब लोग वहां जमा होते हैं। भूतिया कसाई का हाथ बकरे से चिपका हुआ है। अच्छा, तो तुम हो बकरा चोर। मौलवी, तुमने क्या जादू कर दिया कि मेरा हाथ बकरे से चिपक गया? ये मेरे वजीफे का असर है। मौलवी साहब, ये कौन है और ये हमारा बकरा क्यों चुराता था? मैं इस गांव का भुल्लर कसाई हूँ। मटन की दुकान थी मेरी। जायदाद के झगड़े में मेरा कत्ल हो गया और उस कत्ल के बाद तुम भूत बन गए। हाँ मौलवी, तुम्हारे भूत बनने से गांव वालों को कोई तकलीफ नहीं है। परेशानी तुम्हारी चोरी से है। तुम हमारे बकरे चुरा कर कहाँ ले जाते हो? मैं बकरे चुरा कर भूतों की दुनिया में ले जाता हूँ और उसे काट कर सब भूतों के साथ मिल बांट कर खाता हूँ। तुम तो मर चुके हो, फिर तुम्हें ये खाने पीने का लालच क्यों है? मौलवी, इंसान मरता है, उसकी इच्छा नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। मरने के बाद कोई इच्छा नहीं होती। अगर मरने के बाद भूतों की इच्छा नहीं होती तो तुम सब अपने मरे हुए रिश्तेदारों को श्राद्ध का खाना क्यों देते हो? उनके नाम से पूजा और श्राद्ध क्यों करवाते हो? फकीरों को कपड़े और दान दक्षिणा क्यों देते हो? इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लोगों के बकरे चुराओ। हाँ मौलवी, मैं बकरे इसलिए चुराता हूँ कि हमारे रिश्तेदार हमें भूल चुके हैं और जिन्हें याद भी है वो श्राद्ध के नाम पर ऐसा खाना देते हैं जिसे देखकर जानवर भी मुंह फेर लेता है। रिश्तेदारों की ऐसी बेरुखी हम भूतों को भी तकलीफ देती है, लेकिन हमारी तकलीफ का किसी को एहसास नहीं होता। इसलिए हमने ये एहसास दिलाने और अपनी पसंद का खाना खाने के लिए बकरे चुराना शुरू कर दिया। अगर ये मेरा अपराध है तो मुझे जो चाहे सजा दे दो। इस भूतिया कसाई की बात सुनकर आप लोग क्या कहते हैं? मौलवी साहब, ये भूत जरूर है लेकिन सच कह रहा है। हाँ, इस भूतिया कसाई ने हमारी आंखें खोल दी हैं। आइंदा हम अपने पितरों का ध्यान रखेंगे। श्राद्ध में उनकी पसंद का अच्छे से अच्छा खाना बनाएंगे। मेरी बात पर आप लोगों ने विश्वास किया, मेरे दर्द को समझा, इसके लिए धन्यवाद। मौलवी साहब, मुझे सजा दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकता। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि चोरी चोरी होती है, उसे किसी भी तरह से जायज नहीं कहा जा सकता। आइंदा तुम किसी का बकरा नहीं चुराओगे, ऐसी उम्मीद के साथ मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। मौलवी साहब कुछ पढ़कर उस बकरे की तरफ फूंकते हैं। वो बकरा नॉर्मल हो जाता है। भूतिया कसाई का हाथ उससे छूट जाता है। अब मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन अपने साथ इस बकरे को भी लेते जाओ। क्या? हाँ भूतिया कसाई, हम गांव वाले ये बकरा तुम्हें इनाम में देना चाहते हैं। ले जाओ इसे। जाओ, अपनी दुनिया में खुश रहो और दूसरों को खुश रहने दो। भूतिया कसाई बकरा लेकर ऊपर की तरफ चला जाता है और कुछ देर में गायब हो जाता है। चलो, हम सब भी अपने अपने घर चलें, आराम से सोएं। आज से हमारे बकरे चोरी नहीं होंगे। सब लोग खुश होते हैं।